गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। यस साइंस एकेडमी द्वारा संचालित यूट्यूब चैनल पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। 5 अप्रैल को कंडक्ट की गई साइंस सब्जेक्ट की जो एग्ज़ाम है बेटा, उसका सॉल्यूशन लेकर आए हैं माई सेल्फ सत्यदेव शर्मा एंड आई एम योर फेवरेट साइंस टीचर पवन कुमार पारिक जी सर। लेट्स स्टार्ट नाउ। फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट। यस प्यारे बच्चों, देखिए पहला फर्स्ट क्वेश्चन है द हार्ट इन ह्यूमन बीइंग एरिया पार्ट ऑफ द सिस्टम फॉर। तो राइट आंसर होगा बेटाओ सर्कुलेशन या सर्कुलेटरी सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जाते हैं बेटाओ। यस वाई विच इंस्ट्रूमेंट ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड। किसके द्वारा मतलब ब्लड को नहीं है प्रेशर को मेजर किया जाता है इंस्ट्रूमेंट, तो उसका सीधा सा एग्जाम आंसर है स्पाइगमोमेनोमीटर। यस नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जाते हैं। थायराइड ग्लैंड रिक्वायर विच ऑफ द फॉलोइंग टू मेक थायरॉक्सिन हार्मोन। यस इस क्वेश्चन का आंसर होगा बेटाओ आयोडीन। बिल्कुल आयोडीन इसका आंसर होगा, क्योंकि थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन की ज़रूरत पड़ती है किसको, थायराइड ग्लैंड को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आगे बढ़ते हैं। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन रेगुलेट ऑल द इनवॉलेंट्री एक्शंस। तो इसका आंसर होगा बेटाओ यस मेडुला इज राइट आंसर। ठीक है, मेडुला जितनी भी नहीं है इनवॉलेंट्री एक्शंस होती है नहीं है उन सबको रेगुलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। देखिए आप अमोंग द फॉलोइंग विच सब्सटेंस डज नॉट हैव वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, इनमें से कौन सा जिसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं है। ठीक है, तो यस बेकिंग सोडा इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं प्यारे बच्चों। जो डायग्राम आपके सामने दिखाई दे रहा है, अकॉर्डिंग टू गिवन डायग्राम आइडेंटिफाई द गैस। ठीक है, कौन सी गैस इसमें फॉर्म हो रही है, तो यहाँ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है, जिंक ग्रेन्यूल्स है। तो बिल्कुल जब हमें पता है कि मेटल की रिएक्शन हम एसिड से कराते हैं बेटाओ, तो कौन सी गैस बनती है, हाइड्रोजन गैस बनेगी। इसका राइट आंसर होगा हाइड्रोजन गैस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आगे बढ़ते हैं बेटाओ। ये है 7th क्वेश्चन। एन एलिमेंट क्यू इज ए सॉफ्ट एंड कैन बी कट बाय द नाइफ इजली। एलिमेंट रिएक्ट विगोरसली विद कोल्ड वाटर। आइडेंटिफाई द एलिमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक है, इनमें से कौन सा एलिमेंट है जो चाकू से इजीली कट किया जा सकता है, तो राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों पोटेशियम। ठीक है, पोटेशियम। सोडियम भी इसका एक एग्जाम्पल है, लिथियम भी इसका एक एग्जाम्पल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं बेटाओ। द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड गॉड फॉर। ठीक है, द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड गुड फॉर, मतलब जो रिफ्लेक्शन के लॉ है वो किन के लिए लागू है या किन पे लागू होते हैं, तो प्लेन मिरर पे भी लागू होते हैं। यस, कॉन्वेक्स पे भी लागू होते हैं, कॉनकेव मिरर पे भी लागू होते हैं। तो इसका आंसर होगा डी ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, यस नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम फिर आगे बढ़ते हैं बेटाओ। The refractive index of water is 1.33. The speed of light is water will be. ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का जो तरीका है वो है लाइट की स्पीड इन क्या नाम से वैक्यूम में और अदर जो सब्सटेंस है, ठीक है, जैसे कि कौन वाटर, उसमें स्पीड, उन दोनों का जो रेशियो आया वो 1.33 है, जो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को शो कर रहा है। तो बिल्कुल वाटर में लाइट की स्पीड होगी बेटाओ नहीं है वो निकल के आएगी अपनी 2.26 या 2.25 एग्जैक्ट आंसर होना चाहिए था। 2.26 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इसका राइट आंसर होगा। यस, हम आगे बढ़ते हैं। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज। यस कूलाम इसका सीधा आंसर एकदम। ठीक है, यस इलेक्ट्रिक चार्ज का जो यूनिट होता है पर बच्चों कूलाम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आगे बढ़ते हैं। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इन गिवन सर्किट इज। ठीक है, सर्किट यहाँ बनाया हुआ नहीं है, एक सेकंड में आपके लिए सर्किट बना देता हूँ। सर्किट ये है बेटाओ, ये सर्किट दिया हुआ था। ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक है, ये पॉइंट हम बी ले लेते हैं, इसको हम ले लेते हैं सी। ठीक है, यहाँ 2 ओम है,
यहाँ भी 2 ओम है और यहाँ 4 ओम है। तो अब यहाँ से जब करंट जाएगा तो बेटा ये जो पॉइंट है और ये दूसरा अनदर पॉइंट है, इनके बीच में टोटल जो रेजिस्टेंस होगा वो होगा भाई 2 ओम और ये 2 ओम दोनों तो क्या है सीरीज में, तो 2 + 2 तो कितना आएगा बेटा 4 ओम। ठीक है, ये 4 ओम और जो नीचे 4 ओम है ये एक दूसरे के पैरेलल में, तो हम क्या करेंगे 1/4 + 1/4। ठीक है, एलसीएम लेंगे 4, 1 + 1 क्या आएगा 2/4 कट जाएगा 1/2, तो टोटल जो रेजिस्टेंस आएगा वो 2 ओम। आंसर इज राइट। तो यहाँ आंसर होगा बेटा 2 ओम, आंसर इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं हम। द डिवाइस यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इज। ठीक है, ऐसी जो डिवाइस जो इलेक्ट्रिक करंट को जनरेट करती है, बनाती है, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक जनरेटर होता है। ठीक है, यस। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिल द ब्लैंक प्लेसेज, जो भी खाली स्थान है वो हमें भरने हैं। देखिए बेटाओ, द टाइमिंग एंड द अमाउंट ऑफ हार्मोन रिलीज्ड आर रेगुलेटेड बाय द, जो मैकेनिज्म है उसका नाम होता है फीडबैक मैकेनिज्म या पुनर्वरण की क्रियाविधि, उसका एक नाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नर्वस सिस्टम यूज क्या इलेक्ट्रिक इम्पल्स, कौन सा इम्पल्स काम में लिया जाता है, नहीं है इलेक्ट्रिक इम्पल्स। ठीक है, ट्रांसमिट मैसेज कहाँ से, हमारे जो रिसेप्टर है वहाँ से हमारे ब्रेन को या हमारे स्पाइनल कोड को जो मैसेज भेजे जाएंगे हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, तो वो इलेक्ट्रिक इम्पल्स के रूप में आगे नहीं है सेंड किए जाते हैं। इन एन इकोसिस्टम देयर इज ऑलवेज, क्या होता है हमेशा इकोसिस्टम में क्या नाम से एनर्जी जब एक टॉपिक लेवल से अनदर टॉपिक लेवल में जाती है तो हमेशा क्या होता है बेटा एनर्जी लॉस होती है। आपको यहाँ ये बिल्कुल लिखना है कि हमेशा एनर्जी क्या होती है लॉस होती है। ठीक है बेटा, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आगे बढ़ते हैं। टिहरी डैम इज ए बिल्ट, सीधा सा ये फिल किया हुआ ऑलरेडी। गंगा रिवर पर कौन सा है बेटा नहीं है टिहरी क्या है डैम है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। द रेशियो ऑफ इमेज डिस्टेंस v एंड द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u रिप्रेजेंट द, क्या किसको शो करता है बेटाओ, ये बिल्कुल मैग्नीफिकेशन को शो करता है। क्या बेटाओ नहीं है इमेज की डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस जो होती है उन दोनों का रेशियो यदि हम बोलें तो वो मैग्नीफिकेशन होगा, या m बराबर हम h'/h या हम बोल सकते हैं v/u। यस, आगे देखते हैं। हम जो बल्ब बनाते हैं, अगला क्वेश्चन है कि कौन सी मेटल को नहीं है फिलामेंट बनाने के लिए काम में लिया जाता है। टंगस्टन इज यूज्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ फिलामेंट्स इन एलिमेंट इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक जो बल्ब होते हैं उनके जो फिलामेंट होते हैं वो टंगस्टन से बनाए जाते हैं, क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, 3880 के लगभग होता है। उसका रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होता है, तो अधिक मात्रा में क्या होती है हीट प्रोड्यूस होती है, रेजिस्टेंस ज़्यादा होने के कारण, और वो बल्ब क्या करता है बेटा ग्लो करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। यस, देखिए बेटाओ वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है ये। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, नर्वस टिश्यू आर मेड अप ऑफ विच ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क ऑफ टिश्यू। तो इसका सीधा सा आंसर होगा न्यूरॉन या नर्व सेल हम बोल सकते हैं। नर्व सेल से ही क्या होता है बेटा नर्वस टिश्यू बिल्कुल बना होता है। यस, ये इसका आंसर हुआ न्यूरॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। विच एंडोक्राइन ग्लैंड रेगुलेट ग्रोथ ऑफ ह्यूमन बॉडी। ठीक है, तो ह्यूमन की जो बॉडी की ग्रोथ को रेगुलेट करने वाला जो हार्मोन होता है वो ग्रोथ हार्मोन होता है और उसको जो रिलीज करती है वो ग्लैंड होती है बेटाओ पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, यस। अगला क्वेश्चन है CFC का पूरा नाम क्या है बेटाओ। CFC जो होती है उसका फुल फॉर्म क्या है, तो लिखा हुआ है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या होता है CFC का पूरा नाम होता है बेटाओ। यस, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यस, कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया इज फाउंड इन विच ऑर्गन इन ह्यूमंस। ठीक है, यस, कोई पानी वाटर कॉन्टेमिनेट है या नहीं है। ठीक है, तो उसकी जांच के लिए एक तो pH काम में लिया जाता है, एक इसके थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं कि वाटर क्या है नहीं है संदूषित हो चुका है, कॉन्टेमिनेटेड हो चुका है, तो उसके लिए किसकी जांच की जाती है, वो है क्या नाम से कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया। और ये हमारी ह्यूमन की इंटेस्टाइन में पाया जाता है। ह्यूमन इंटेस्टाइन में क्या पाया जाता है बेटा कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया पाया जाता है। ठीक है, यस।
आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज रिसाइकलिंग? रिसाइकलिंग का सीधा सा मतलब है कि दिस मीन डेट यू कलेक्ट प्लास्टिक, पेपर, ग्लास एंड द मेटल आइटम जो भी है उनको दोबारा नहीं है, यस, उनको रिसाइकिल करना, उनको मेल्ट करके वापस उनसे कई सारी चीज़ें दोबारा बना दी जाती है। ठीक है, इसमें एनर्जी थोड़ी नहीं कंज्यूम होती है, लेकिन रिसाइकलिंग किया जाता है। ठीक है, यस। आगे अगला देखिए, राइट द नेम ऑफ द एसिड प्रेजेंट ऑन ऑरेंज। ऑरेंज के अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? तो सीधा सा आंसर होगा बेटाओ, यस, इसका आंसर होगा सिट्रिक एसिड। क्या होता है? ऑरेंज के अंदर पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आगे बढ़ते हैं। ड्राई लेवल डायग्राम फॉर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ एसिड। यस, यहाँ देखिए आपके लिए इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, कैसे कंडक्ट होगी एक्वा सॉल्यूशन ऑफ एसिड। तो यहाँ एक बीकर लिया हुआ है, यहाँ एक कॉर्क है, रबर कॉर्क है, यहाँ दो इलेक्ट्रोड लगाए हुए हैं। ठीक है, कैथोड है, एक एनोड है। इस बीकर में वाटर है, साथ में एसिड भरा हुआ है, और बाहर की तरफ बैटरी लगाया हुआ है, एक बल्ब लगाया है, एक की या स्विच। जैसे हम की या स्विच ऑन करते हैं, ठीक है, सर्किट क्लोज करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि जो बल्ब होता है बेटा वो नहीं है, जो बल्ब होता है ये बल्ब क्या करेगा? ग्लो करेगा। ठीक है, तो ये डायग्राम में बेटा यस। ठीक है, एसिड क्या करता है? एसिड सॉल्यूशन, एक्वा एसिड सॉल्यूशन क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। राइट द डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेस ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट। टेस्ट के आधार पर कि भाई एसिड और बेस में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो एसिडिक जो होते हैं वो SOUR, जैसे कि श्योर टेस्ट होता है, जबकि बेस का बीटर टेस्ट होता है, कड़वा टेस्ट होता है, ये खट्टा टेस्ट होता है। ठीक है, यस। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राइट द कॉज ऑफ टूथ डिके। टूथ डिके होने का कारण क्या है? देखिए बेटा, टूथ डिके होने का सीधा सा जो कॉज है वो है व्हेन वी ईट फूड, ठीक है, कंटेनिंग जिसमें शुगर है, देन द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन आवर माउथ। जैसे हम फूड लेते हैं, फूड के बाद जो हमने फूड ले लिया है तो हमारे टीथ के बीच में जो गैप होता है वहाँ फूड पार्टिकल रह जाता है, तो वहाँ पर क्या होता है, बैक्टीरिया क्या करते हैं, नहीं है, उसका डिग्रेडेशन करते हैं, जिससे एसिड बनता है। और एसिड भी कौन सा बनता है, नहीं, लैक्टोबैसिलस, ठीक है, वो बनाते हैं लैक्टिक एसिड। और उसके कारण हमारी माउथ का pH जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है। और जब माउथ का pH 5.5 से यदि ब्लो हो जाता है तो हमारा जो टूथ का या दांत का जो इनेमल होता है वो धीरे धीरे क्या हो जाता है बेटा, वो डिग्रेड होना, ठीक है, स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो टूथ के नाम से डिके कैसे होता है? यस, इसका सीधा सा आंसर यही है, क्या नाम से हमारे माउथ का pH क्या हो जाता है, नहीं है, 5.5 से क्या हो जाए बेटा, वो नीचे यदि चला जाता है तो हमारा जो मिनरल जो थे टीथ के अंदर वो डीमिनरलाइजेशन होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जाते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रियोस्टेट या यस इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट की बात करते हैं, उसमें रियोस्टेट का काम क्या है? रियोस्टेट का काम सीधा सा ये है बेटाओ कि क्या नाम से कि यस सर्किट में बिना वोल्टेज चेंज किए हुए क्या करना, रेजिस्टेंस को चेंज करना। ठीक है, उस जिस डिवाइस को हम काम में लेते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, यस रियोस्टेट बोलते हैं। यस, ए कंपोनेंट यू रेगुलेट विदाउट चेंजिंग द वोल्टेज source is called variable resistance. An electric circuit, a device called the rheostat is often used to change the resistance in the circuit. Next question पे आगे बढ़ते हैं। What is the difference between direct current and the alternating current? ठीक है, दोनों में क्या डिफरेंस है? यस, देखिए अल्टरनेटिंग करंट, AC करंट और DC डायरेक्ट करंट में अंतर ही होता है। द डिफरेंस बिटवीन द डायरेक्ट एंड अल्टरनेटिंग करंट इज डेट कि द डायरेक्ट करंट ऑलवेज फ्लो इन द वन डायरेक्शन, जबकि अल्टरनेटिंग करंट जो होता है वो रिवर्स हो जाता है, इट्स उसकी डायरेक्शन पीरियोडिकली, मतलब एक समय समय पर क्या होती है, नहीं है, समय अंतराल पर क्या होता है, DC जो करंट होता है उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होती है, जबकि AC जो करंट होता है, अल्टरनेट करंट या प्रत्यावर्ती धारा जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, वो समान कालांतरालों में क्या होती है, उसकी डायरेक्शन क्या होती है, लगातार चेंजेज होती रहती है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आगे बढ़ते हैं। which type of magnetic field is produced in a current carrying long straight solenoid? ठीक है, yes, which type of magnetic field is produced in a current carrying long straight solenoid?
तो हम यहाँ देखते हैं बेटा सोलेनोइड क्या होती है वो हम जानते हैं, ठीक है। कोई भी इंसुलेटेड वायर जिसको हम रैप्ड करते हैं और उसको सिलिंड्रिकल फॉर्म देते हैं तो उसे हम सोलेनोइड बोलते हैं। यस, द फील्ड लाइन इनसाइड द सोलेनोइड, सोलेनोइड की जब हम बात करते हैं तो उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है, हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमेशा एन से एस की ओर चलती है बाहर की तरफ, जबकि सोलेनोइड जो होगा या कोई भी बार मैग्नेट है उसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन एस से एन की तरफ होती है, ठीक है। यस, दिस इंडिकेट डेट कि द मैग्नेटिक फील्ड द सेम एट द ऑल पॉइंट। ऐसा क्यों? क्योंकि क्या नाम से सोलेनोइड के अंदर जो होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती है एस से एन होती है और वो एक दूसरे के क्या होती है, पैरेलल। इसका सीधा सा मतलब ये है कि कहाँ पर बेटाओ नहीं है, जो सोलेनोइड है उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो यूनिफॉर्मली होता है, यूनिफॉर्म होता है, एक जैसा होता है, यूनिफॉर्म इनसाइड द सोलेनोइड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आगे बढ़ते हैं। सेक्शन बी में देखते हैं, व्हाट इज द रोल ऑफ फॉसिल इन प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन, ठीक है। यस, फॉसिल्स का क्या रोल है एवोल्यूशन की प्रोसेस की प्रक्रिया में? यस, फॉसिल्स गिव इंफॉर्मेशन अबाउट एक्सटेंट ऑर्गेनिज्म एंड आल्सो एक्सप्लेन हाउ एवोल्यूशन हैज अकर्ड, ठीक है। फॉसिल्स हमें बताते हैं कि जो जीव जो वर्तमान में क्या है एग्जिस्टिंग हो गए, मतलब वो जीवित नहीं है, क्या नाम से वो हम यूँ बोलें पहले जीवित थे, ठीक है, तो पुरातन समय में, तो उनके रिमेनिंग या उनके हम बोल सकते हैं इम्प्रेशंस, उनकी जो छाप है उन्हें हम क्या बोलते हैं, फॉसिल्स बोलते हैं, ठीक है। और उनके द्वारा हम क्या बता सकते हैं कि विकास हुआ, जैसे कि एक आर्कियोप्टेरिक्स एक, ठीक है, पक्षी जैसा लगता है लेकिन वो एक कनेक्टेड लिंक है किनकी बेटा, वो रेप्टिलिया और बर्ड्स के बीच की, ठीक है। यस, आर्कियोप्टेरिक्स में क्या होता है कि उसमें फेदर लाइक उसमें विंग होते हैं, टेल होती है, बट रेप्टिलिया की तरह क्या होता है उनमें टीथ होती है, ठीक है। यस, तो वो क्या है नहीं है, उन दोनों के बीच में एक कनेक्टिंग लिंक है। तो फॉसिल्स हमें बताते हैं, जैसे ट्राइबोलाइट हुआ, डायनासोर का हुआ, राजासोरस जिसको हम बोलते हैं, यस, इसके अलावा एमोनाइट हुआ, ये हमें बताते हैं, ठीक है, एवोल्यूशन हायरार्की, ये एवोल्यूशन हुआ है, ठीक है। यस, आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। The tall distribution of fossil at a different level of the ground why double circulation is necessary in human, ठीक है। यस, ये क्वेश्चन को हम देखते हैं कि मानवों में डबल सर्कुलेशन की आवश्यकता क्यों है। कि ह्यूमन बॉडी जो होता है वो वार्म ब्लडेड है और ह्यूमन का जो हार्ट होता है वो 4 चैम्बर्ड में डिवाइडेड है, ठीक है। उसमें ऑक्सीजन वाला ब्लड और CO2 वाला ब्लड जिसे हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसे बोलते हैं वो आपस में मिल नहीं सकते, ठीक है। तो जितने भी ह्यूमंस या वर्ड्स की हम बात करें, मैमेलिया या वर्ड्स की, तो उनमें क्या होता है 4 चैम्बर क्या होता है बेटा, हार्ट होता है, ठीक है, वो आपस में दोनों ब्लड को मिलने से रोकता है। एक और बात कि डबल सर्कुलेशन क्यों पाया जाता है, क्योंकि जो ह्यूमन होते हैं वो वार्म ब्लडेड है, उनका बॉडी का टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट रहता है, तो बॉडी के टेम्परेचर को कांस्टेंट करने के लिए बेटा अधिक मात्रा में एनर्जी की आवश्यकता होती है। जब अधिक मात्रा में एनर्जी चाहिए तो अधिक मात्रा में ऑक्सीजन की सप्लाई भी होनी चाहिए, तो बिल्कुल ऑक्सीजन की सप्लाई अधिक होने के लिए क्या होता है डबल सर्कुलेशन पाया जाता है, ठीक है, जिससे उनकी बॉडी का टेम्परेचर क्या हो बेटा कांस्टेंट रहे। यस, आगे बढ़ते हम। डायग्राम ऑफ ए होमोलॉगस ऑर्गन, यस, होमोलॉगस ऑर्गन के डायग्राम को बनाना है, जैसे कि फ्रॉग और लिजार्ड, ये दोनों ही ऑर्गन क्या है, होमोलॉगस ऑर्गन है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज ए प्रोड्यूसर एंड द कंज्यूमर इन इकोसिस्टम एक्सप्लेन, ठीक है। प्रोड्यूसर क्या होते हैं वो हम देखते हैं। प्रोड्यूसर दे आर द प्रोड्यूसर उन्हें बोलते हैं जिनमें क्लोरोफिल हो, या हम सीधा बोलते हैं कि वो ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद बनाते हैं बाय प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड प्रोड्यूसर। जैसे कि प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं जिनके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है इज कॉल्ड प्रोड्यूसर। और जो प्रोड्यूसर से अपना फूड ऑब्टेन करते हैं इज कॉल्ड कंज्यूमर, जो कि प्राइमरी कंज्यूमर होता है, सेकेंडरी कंज्यूमर होता है, टर्सरी कंज्यूमर होता है, ठीक है। हर्बीवोरस पे क्या नाम से जो प्रोड्यूसर पे जो डिपेंड होता है वो हर्बीवोरस होता है, कार्निवोरस होता है, ओमनिवोरस होता है। यस, तो सिंपल क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ड्रा ए लेवल डायग्राम फॉर द रिएक्शन ऑफ स्टीम ऑन ए आयरन मेटल। आयरन मेटल के ऊपर स्टीम की रिएक्शन का ये डायग्राम है जो आपके सामने दिखाया हुआ है। यहाँ पर ये एक टेस्ट ट्यूब है, ग्लास टेस्ट ट्यूब है, जिसके अंदर क्या रखा हुआ है, ग्लास वूल सोक्ड इन वाटर। ठीक है, यस, उसमें मॉइस्चर क्रिएट करने के लिए यहाँ एक लैंप लगाया हुआ है, बर्नर। ठीक है, यहाँ बीच में मेटल रखा हुआ है, ये आयरन मेटल है। ठीक है, यहाँ ये स्टैंड है बेटा, यहाँ कोर्क है। ठीक है, यहाँ जब जैसे हम इसको गर्म करेंगे, ठीक है, तो यहाँ से क्या नाम से स्टीम जो बनेगी, ठीक है, जो भी है वो हाइड्रोजन से क्या नाम से आयरन से रिएक्ट करेगी। ठीक है, और मैग्नेटिक ऑक्साइड बनाती है Fe3O4। ठीक है, और साथ में हाइड्रोजन गैस बनेगी, वो धीरे धीरे दूसरे जो बीकर है उसमें जाके इकट्ठी हो जाएगी। वहाँ हाइड्रोजन गैस जो इकट्ठी हो जाएगी कलेक्ट, उसकी हम जांच कर सकते हैं। वहाँ जलती हुई कोई भी माचिस की तीली जो होती है वहाँ यदि आप लेके जाओगे तो वो पॉप साउंड करेगी, फट फट की ध्वनि की आवाज़ करेगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। ड्राई लेवल डायग्राम ऑफ टेस्टिंग द कंडक्टिविटी ऑफ द साल्ट सॉल्यूशन। यस, साल्ट जो होते हैं बेटा वो एसिड और बेस जब रिएक्ट करते हैं तो साल्ट बनते हैं। ठीक है, सीधी सी बात है। या किसी मेटल की रिएक्शन को एसिड से कराओगे तो साल्ट फॉर्म होता है। यस, साल्ट जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। जैसे कि एक कोई सा भी साल्ट, सिंपल साल्ट लिया हमने NaCl, क्या लिए बेटाओ, NaCl। ठीक है, यस, ये मोल्टन स्टेट या जब इसको पानी में डालते हैं तो एक्वा सॉल्यूशन जब बनता है तो ये आयनों में आयोनाइड हो जाता है, Na+ आयन बनाता है और Cl-। ठीक है, ये आयन क्या करते हैं बेटाओ, जैसे ही हम प्लग में की लगाते हैं तो Na+ जो आयन है, ठीक है, वो किधर जाएंगे, कैथोड की तरफ जाते हैं, जबकि Cl जो एनायन है वो किधर जाएंगे, एनोड की तरफ जाएंगे। ठीक है, ये एक डायग्राम है। ठीक है, साल्ट सॉल्यूशन का इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट करते हैं। ठीक है, यस, अगले क्वेश्चन पे हम आगे बढ़ते हैं बेटाओ। Draw a level diagram of burning of magnesium ribbon in air along with the name of the product collect in the watch glass। ठीक है, मतलब मैग्नीशियम को हमें बर्न करना है, मैग्नीशियम के रिबन को हमें बर्न करना है। तो ये एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है कि इसको यदि एक्सपेरिमेंट को लेबोरेटरी में जब किया जाता है तो बिल्कुल उनके साथ, बच्चों के साथ कोई टीचर का होना ज़रूरी है, क्योंकि डेजिंग लाइट प्रोड्यूस होती है जो आँखों को ख़राब कर सकती है। तो इसको एक्सपेरिमेंट को करते समय जो चश्मे होते हैं, नहीं स्केटल्स, वो एकदम ऐसे होने चाहिए जो आंखों को क्या करने, चकाचौंध ना कर पाए। तो मैग्नीशियम को जब हम बर्न करते हैं बेटा हो तो बिल्कुल क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। जैसे Mg को हम बर्न करेंगे, मतलब जलाएंगे तो ऑक्सीजन से रिएक्ट कराएंगे, सीधा सा है, और क्या बनेगा, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि वाइट पाउडर होता है एकदम। ठीक है, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आगे बढ़ते हैं। यस, डिफाइन एंडोथर्मिक एंड द एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है। यस, ये हम देखते हैं बेटाओ। एक्सोथर्मिक रिएक्शन इन विच हीट इज ए गिवन आउट, या ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें क्या होता है, प्रोडक्ट के साथ साथ क्या होता है बेटाओ, हीट यदि हमें ऑब्टेंड हो रही है, इसका एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और जैसे कि मैथेन को जब हम बर्न करते हैं, जब जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बनता है, साथ में एनर्जी बनती है, तो इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन उन्हें बोलते हैं दोज रिएक्शंस, ऐसी रिएक्शंस बेटाओ जिनको कैरी आउट करने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है, इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, जितनी भी हम यूँ भी बोल सकते हैं, जितनी भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है वो सब की सब क्या होती है बेटा, एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है, क्योंकि उन रिएक्शन को, डिकम्पोजिशन रिएक्शन को डिसोशिएट करने के लिए नहीं एनर्जी की आवश्यकता होती है। एनर्जी या तो इलेक्ट्रिसिटी के रूप में दी जा सकती है, या लाइट के रूप में, या हीट के रूप में। ठीक है, यस, तो यहाँ पर सिल्वर क्लोराइड है, सनलाइट में रखा गया है, तो उससे क्या बनेगा, सिल्वर और क्लोरीन गैस बनती है। तो यहाँ सनलाइट जो है वो एनर्जी वो एब्जॉर्ब की जाएगी। तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है। हम आगे बढ़ते हैं बेटाओ। यस, यस, डक्टिलिटी, डिफाइन डक्टिलिटी एंड द राइट द नेम ऑफ द मोस्ट डक्टाइल मेटल। डक्टिलिटी क्या होता है। यस, जैसे कि हम बोलते हैं ना, किसी मेटल को खींचकर उससे तार बनाना, वायर बनाना, इसका डक्टिलिटी। तो क्या डेफिनेशन है, द एबिलिटी ऑफ मेटल्स टू बी ड्रा इनटू थिन वायर इज कॉल्ड डक्टिलिटी। मतलब मेटल को स्ट्रेच करके थिन वायर बनाना, उसी को हम क्या बोलते हैं, डक्टिलिटी बोलते हैं। और गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल है। 1 ग्राम गोल्ड से करीब 2 किलोमीटर तक का लंबा वायर बनाया जा सकता है। ठीक है, यस, यहाँ बिल्कुल आपको ये याद रखना चाहिए। ठीक है, कई सारी एग्जाम्स जिनमें भी ये पूछे जाते हैं। ठीक है, कि सबसे ज़्यादा डक्टाइल मेटल कौन सा है, तो गोल्ड क्या है, सबसे डक्टाइल मेटल है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं बेटाओ। राइट बोथ द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के क्या क्या नियम है उनको हम एक बार देख लेते हैं बेटाओ। यस,
पहला नियम है द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल, ठीक है, यस टू द इंटरफेरेंस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस आल लाई इन द सेम प्लेन। मतलब यही मतलब सीधी सी बात है कि इंसिडेंट रे जो होती है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और जो अविलंब जो होता है नॉर्मल, वो तीनों की तीनों एक ही पॉइंट या एक ही बिंदु पर क्या होते हैं, स्थित होते हैं नॉर्मल, ठीक है। ये पहला नियम है। दूसरा नियम जो है वो है द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट रे टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ए कांस्टेंट, ठीक है, फॉर लाइट ऑफ ए गिवन कलर। कोई भी दिए हुए कलर के लिए, प्रकाश के कलर के लिए साइन आई और साइन आर, इन दोनों का जो रेशियो होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। और इस कांस्टेंट रेशियो को हम क्या बोलते हैं बेटाओ, इसी को हम बोलते हैं क्या नाम से, रिफ्रैक्शन का सेकंड लॉ या स्नेल्स का लॉ बोलते हैं। और ये कांस्टेंट रेशियो जो होता है उसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलते हैं इसको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। यस, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं बेटाओ। देख सकते हो साइन आई साइन आर जो कि कांस्टेंट होता है, साइन आई और साइन आर जो कांस्टेंट है, इस वैल्यू को हम बोलते हैं बेटाओ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और इसे स्नेल्स लॉ भी कहा जाता है, ठीक है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। डिड्यूस द एक्सपीरियंस फॉर द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द 4 रेजिस्टेंस R1 R2 R3 एंड द R4, कि 4 रजिस्टर दिए गए हैं R1 R2 R3 और R4, ठीक है। इन चारों को कनेक्ट करना है सीरीज में। तो कनेक्ट करना है सीरीज में, इसका मतलब ये है कि R1 का सेकेंड एंड, R2 का फर्स्ट एंड, R2 का सेकेंड एंड, R3 का फर्स्ट एंड और R3 का सेकेंड एंड और R4 का फर्स्ट एंड को कनेक्ट करने पर जो कॉम्बिनेशन हमें प्राप्त होता है इसका द सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। यस, वो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है। और उसके लिए हम फार्मूला कैसे निकाल सकते हैं, यस, क्या नाम से, जो R1 R2 R3 R4 है, इनमें टोटल इनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो B होगा, ठीक है। R1 में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V1 है, R2 के लिए V2 है, R3 के लिए V3 है, R4 के लिए V4 है, ठीक है। टोटल जो वोल्टेज होगा V बराबर V1 V+2 + V3 + V4, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ टोटल करंट फ्लो इन द सर्किट जो कि I है, ठीक है। अब यहाँ ओम का ला यदि हम अप्लाई करते हैं तो हम जानते हैं V बराबर होता है I × R। क्या होता है बेटा, ओम्स ला V I × R, ठीक है। इसी ला को हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ अप्लाई करेंगे, ठीक है। यस, तो R1 जो रेजिस्टेंस है उसके सिरों पर, उसके एंड्स पर प्रोड्यूस पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो होगा V1 बराबर I × R1। ऐसे ही R2 जो रजिस्टर वायर है या रजिस्टर है उसके दोनों एंड्स पर जो वोल्टेज प्रोड्यूस होगा वो होगा I × R2 होगा। ऐसे ही R3 के लिए यदि हम बात करें, R3 के लिए तो वो होगा I × R3। और R4 जो रजिस्टर है उसके सिरों पर प्रोड्यूस पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो होगा I × R4। यस, इससे पहले हमने जस्ट देखा था V बराबर जो होता है V1 + V2 + V3 + V4, ठीक है। हम इस इक्वेशन में इन सभी की वैल्यू पुट करते हैं और देखते हैं क्या आता है बेटा। तो ये हमने सबकी वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर, ठीक है। यस, I × R, I × R1, I × R2, I × R3, I × R4, ठीक है। यस, यहाँ से हम I को कॉमन लेते हैं तो I × R, ये I कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा, R1 R2 R3 R4। यस, I से I कैंसिल हो जाएगा तो टोटल रेजिस्टेंस जो होता है सीरीज कॉम्बिनेशन में वो होता है R1 + R2 + R3 + R4, ठीक है। यही क्वेश्चन में पूछा गया है, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आगे बढ़ते हैं। देखो बेटाओ, determine the amount of heat produced when 10 एम्पियर करंट flowing through a 4 ohm resistor for the 2 सेकेंड। गिवन दिया हुआ 10 एम्पियर करंट है, रेजिस्टेंस दिया है 4 ohm, टाइम दिया 2 सेकेंड। वी नो डेट हीट प्रोड्यूस्ड बाय द जूल्स लॉ ऑफ, जो उसका जूल्स लॉ है हीट का, तो उसका फार्मूला है H बराबर I² RT होता है। I की वैल्यू दी हुई थी 10, तो हमने यहाँ लिख दिया बेटाओ, बिल्कुल। क्या करेंगे, 10 का होल स्क्वायर × R की जगह रेजिस्टेंस 4, T की जगह 2, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा, 10 का होल स्क्वायर 100 होगा, ठीक है। 100 × 8 करेंगे तो कितना हुआ, 800 जूल, 800 जूल इसका आंसर होगा। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम। व्हाट इज द सोलेनोइड, हाउ कैन एन इलेक्ट्रोमैग्नेट फॉर्म्ड बाय द यूजिंग ए सोलेनोइड, ठीक है। सोलेनोइड क्या होता है,
ए कोयल ऑफ मैनी सर्कुलर टर्न, मतलब इंसुलेटेड वायर को यदि ब्रेब्ड किया जाए, टर्न दिए जाए उसमें और उसको एक शेप दी जाए, नहीं है सिलेंडर शेप दिया जाए उस कोयल को, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सोलेनोइड बोलते हैं। ठीक है, उसको ये दोनों एंड्स को हम क्या करते हैं, बैटरी से कनेक्ट करते हैं और वो एक मैग्नेट की तरह व्यवहार करता है। ठीक है, हम जानते हैं मैग्नेट बनेगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन एन से एस की तरफ होगी बाहर की ओर, जबकि अंदर की तरफ होती है एस से एन की ओर। ठीक है, और वो एक दूसरे के पैरेलल होती है। तो हम ये देखते हैं सोलेनोइड के अंदर जो होता है मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है, मतलब एक समान होता है। अब यदि हमें मैग्नेट और ज़्यादा मजबूत बनाना है, स्ट्रॉन्ग बनाना है, तो हम सोलेनोइड के अंदर एक आयरन का पीस, ठीक है, सॉफ्ट आयरन पीस को यदि वहाँ रख देंगे तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेट कहलाएगा। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आगे बढ़ते हैं बेटाओ, सेक्शन सी में। यस, क्वेश्चन नंबर 17, एक्सप्लेन 3 इवेंट डेट अकर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। यस, एक और है ह्यूमन लंग्स का। ठीक है, यस, पहले हम देखते हैं फोटोसिंथेसिस में कौन कौन सी, ठीक है, फोटोसिंथेसिस जो पेड़ पौधों के द्वारा फूड बनाया जाता है तो कौन कौन सी स्टेप है वो नहीं है संपन्न होती है। तो पहला तो होता है लाइट एनर्जी इज एब्जॉर्ब की जाती है बाय क्लोरोफिल, कि जो पेड़ों की पत्तियां होती है जिन्हें हम क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, उनमें एक पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, वो क्या करता है, सनलाइट की जो एनर्जी है उसको एब्जॉर्ब करता है। दूसरे नंबर पे क्या होता है बेटा, कन्वर्जन होता है लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी में, एंड रिडक्शन होता है वाटर का मॉलिक्यूल का इनटू किसमें बेटा, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में। और तीसरा जो पॉइंट होता है, ठीक है, जब फोटोसिंथेसिस होता है तो एक होता है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट। यस, ये इसका आंसर हुआ। अगला जो क्वेश्चन था इसमें अथवा दे रखा है, और एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ ह्यूमन लंग्स फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेज। ठीक है, यस, तो हम यहाँ देखते हैं बेटाओ गैसेज का एक्सचेंज कैसे होता है, वो देखिए कि ह्यूमन के अंदर हमारी बात करें तो लंग्स दिए हुए हैं। ठीक है, लंग्स में क्या होता है, एल्वुलाई होती है, जहाँ उनके चारों तरफ क्या होती है, कैपिलरीज, यहीं वहीं पर क्या होती है, गैसेज एक्सचेंज। अब ये होता कैसे है बेटाओ, नहीं है हमारे यहाँ जो ये ऊपर वाला जो होता है थोरेसिक चैम्बर होता है और नीचे एब्डोमेन कैविटी होती है। थोरेसिक चैम्बर में रिब केज है, वहाँ हमारे लंग्स है। ठीक है, ये नोस्ट्रिल है, इसके पीछे नोसल पासेज है, उसके पीछे नेसोफेरिंग्स है, फिर वहाँ से नीचे की तरफ क्या आएगा, नेसोफेरिंग्स से लैरिंगोफेरिंग्स, फिर ग्लोटिस आएगा, उसके बाद आपको पता होगा लैरिंग्स आएगा, फिर क्या आएगा बेटा, विंड पाइप। विंड पाइप हमारे चेस्ट में जाता है, 2 भागों में डिवाइड हो जाता है, इसे हम बोलते हैं प्राइमरी ब्रोंकाई, फिर इसके बाद सेकेंडरी टर्सरी ब्रोंकाई, फिर टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, इसके बाद स्मॉलर ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, और अंत में क्या होता है, एंड पर एल्वुलाई होता है। तो हमारे दोनों लंग्स जो होते हैं उनमें एल्वुलाई पाई जाती है। अब एल्वुलाई के अंदर, ठीक है, जो गैसेज है उनको क्या करना, वहाँ गैसेज एक्सचेंज कैसे होनी है लंग्स के अंदर, तो इसके लिए क्या होता है कि हमारे चेस्ट कैविटी का जो वॉल्यूम है कम या ज़्यादा यदि हो जाता है तो उसके कारण क्या होता है बेटा, नहीं हम हमारे क्या नाम से गैसेज जो होती है वो एक्सचेंज होती है। और ये होता कैसे है कि हमारे अंदर एक हमारे इस थोरेसिक चैम्बर में एक तो होता है डायफ्राम, ठीक है, एक मस्कुलर सीट होता है, दूसरा होती है इंटरकोस्टल मसल्स होती है, रिब्स से कनेक्ट होती है। तो जब डायफ्राम कांटेक्ट होता है, इंटरकोस्टल मसल्स से कांटेक्ट होती है, तो उससे क्या होता है, हमारा चेस्ट कैविटी का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज होता है। जब चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो वहाँ का प्रेशर क्या हो जाता है, डिक्रीज, और जिससे क्या होता है, गैसेज बाहर से हमारे नोस्ट्रल से होती हुई कहाँ चली जाती है, लंग्स में पहुँच जाती है। और लंग्स में पहुँच जाएगी तो कहाँ पहुँच जाएगी, एल्वुलाई में पहुँच जाएगी। एल्वुलाई में पहुँचने के बाद वहाँ ब्लड की कैपिलरीज में जो ब्लड है वहाँ हीमोग्लोबिन पिगमेंट क्या करता है बेटा, नहीं उस गैसेज में से ऑक्सीजन को लेगा और पूरी बॉडी में सर्कुलेट करेगा, और जो CO2 बनेगी वापस आएगा और वो एल्वुलाई में CO2 को छोड़ने के लिए आएगा। अब एल्वुलाई में जब CO2 आ गई है तो फिर हमारा जो डायफ्राम है वो वापस रिलैक्स होता है, ठीक है, डोम शेप में हो जाता है, जिससे क्या होता है, हमारा जो चेस्ट कैविटी है या हम थोरेसिक चैम्बर जिसे बोलते हैं, नहीं उसका वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। जैसे वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा चेस्ट कैविटी का या थोरेसिक चैम्बर का, तो उससे क्या होगी, जो गैसेज है जो क्या होगी बाहर की तरफ आउट होगी। यस, ब्रीथिंग आउट होगा। ठीक है, यस, तो गैसेज कहाँ जाएगी, एल्वुलाई से कहाँ जाएगी, टर्सरी ब्रोंक्यूल्स, स्मॉलर ब्रोंक्यूल्स, इसके बाद कहाँ जाएगी, टर्सरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, प्राइमरी ब्रोंकाई, फिर जाएगी ट्रैकिया, विंड पाइप में जाएगी, उसके बाद कहाँ जाएगी, वो लैरिंग्स में जाएगी, फिर ग्लोटिस से होती कहाँ आएगी, ओरोफेरिंग्स में आएगी, फिर नेसोफेरिंग्स, उसके बाद नासल पासेज, उसके बाद हमारे नोस्ट्रल से गैसेज क्या बाहर निकाल दी जाएगी, रिजिड आउट कर दी जाएगी। यस, आगे हम बढ़ते हैं, देखो बेटा। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला। ड्राई डायग्राम ऑफ प्लेनेरिया एंड एक्सप्लेन द
इम्पोर्टेंस ऑफ फॉसिल इन एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। ठीक है, एक बार तो हम ये देखते हैं प्लेनेरिया का जो डायग्राम होता है वो कैसा होता है। यस, प्लेनेरिया का डायग्राम ये रहा। इसमें रूडिमेंट्री आईज होती है, आई स्पॉट होते हैं, ये केवल लाइट को डिटेक्ट करते हैं। इसके बाद जो ऑर्गेनिज्म में जैसे जैसे विकास हुआ उनमें कॉम्प्लेक्स आई बनी है, एक बात। दूसरा, इसी प्रश्न में जो क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या नाम से बिटाओ, इम्पोर्टेंस ऑफ फॉसिल इन एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप या ट्रेसिंग ऑफ एवोल्यूशनरी में फॉसिल्स का क्या योगदान है। तो बिल्कुल हम यहाँ यूँ कह सकते हैं, फॉसिल्स क्या होते हैं, पहले तो हमें आना चाहिए कि रिमोट पास्ट में जो ऑर्गेनिज्म थे, ठीक है, लिविंग थे, वो आज क्या डेड है। तो जब उनकी नहीं कहीं पर डिगिंग करते हैं तो उनके क्या इम्प्रेशंस या रिमेनिंग अवशेष या छाप जो हमें प्राप्त होती है उन्हें हम फॉसिल्स बोलते हैं। उन फॉसिल्स के द्वारा हम की इवोल्यूशन हुआ है, ठीक है, इससे हम नहीं है, बिल्कुल फॉसिल्स को हम यहाँ काम में लेते हैं। उनके द्वारा हम एवोल्यूशन हुआ है उसकी व्याख्या, उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी था कि एक आर्कियोप्टेरिक्स जिसका क्या मिला है, फॉसिल्स मिला है, उससे ये तय हुआ है, इससे ये कन्फर्म हुआ है, या इसको हम यूँ बोलते हैं, इससे ये व्याख्या हुई है बेटाओ कि जो वर्ड्स है वो रेप्टिलिया से क्या है, इवॉल्व्ड हुए हैं। कैसे? क्योंकि आर्कियोप्टेरिक्स जो एक वर्ड जैसा दिखता था, ठीक है, तो उसमें क्या था, एक तो उसके फेदर लाइक क्या थे, विंग्स थे, दूसरा टेल था जो कि पक्षियों की तरह था, और उसके मुंह में टीथ थे जो कि क्या होता है, रेप्टिलिया। तो यस, फॉसिल्स किसका, आर्कियोप्टेरिक्स का जो फॉसिल्स है वो इंडिकेट करता है कि क्या, कि ये कि रेप्टिलिया से क्या बना बेटाओ, रेप्टिलिया इवॉल्व हुए हैं किसमें, नहीं, उन्हीं से विकास हुआ है किनका, वर्ड्स का, पक्षियों का। हम यूँ बोलते हैं सीधा सा कि वर्ड्स और रेप्टिलिया के बीच में कनेक्टिंग जो लिंक है, योजक कड़ी जो है, वो आर्कियोप्टेरिक्स है, ठीक है। और आर्कियोप्टेरिक्स क्या है कि फॉसिल्स है, ठीक है, जो हमें नहीं, वो आज जीवित नहीं है, वो लाखों करोड़ों साल पहले क्या थे, वो लिविंग थे, ठीक है, रिमोट पास्ट में, लेकिन आज उनके क्या है, इम्प्रेशंस, उनके द्वारा हम क्या करते हैं, एवोल्यूशन हुआ या नहीं हुआ है उसको एक्सप्लेन करते हैं। यस, आगे देखते हैं, एक्सप्लेन एनी वन पेयर ऑफ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ब्रीड ऑफ मेंडल्स लाइन डायग्राम। मेंडल का मोनोहाइब्रिड क्रॉस के द्वारा नहीं है, हमें ये समझना है। देखिए बेटाओ, मेंडल्स मोनोहाइब्रिड क्रॉस अकॉर्डिंग टू व्हेन ए क्रॉस, ठीक है, टेक प्लेस इन द बिटवीन द होमोजाइगस। मेंडल के यस ये क्वेश्चन है, मैं आपको एक बार पढ़ के सुना देता हूँ बेटाओ। एक्सप्लेन एनी वन पेयर ऑफ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ब्रीड मेंडल बाय लाइन डायग्राम, ठीक है, मेंडल के द्वारा लाइनर डायग्राम के द्वारा हमें ये समझाना है, ठीक है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। तो टॉल प्लांट जो कि होमोजाइगस है और ड्राफ प्लांट जो कि होमोजाइगस है, जिनको टॉल प्लांट को हम कैपिटल टीटी से डिनोटेड करते हैं, जबकि स्मॉल प्लांट को हम स्मॉल टीटी से डिनोटेड करते हैं। जब इनको बीच में हम क्रॉस करवाते हैं तो यस कैसे होगा बेटाओ, ये टॉल प्लांट है जो कि कैपिटल टीटी है, जबकि ये ड्राफ प्लांट है स्मॉल टी और स्मॉल टी जो कि पेरेंटल जनरेशन है। और यहाँ हम देख रहे हैं बेटाओ, ठीक है, हाइब्रिड जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, जब एक ट्रेड को कंसिडर करके ये क्रॉस किया जाता है, इस कारण मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो यहाँ ये पेरेंटल है उनके, ठीक है, यस कैपिटल टी और स्मॉल टी, तो इनसे क्या बनते हैं, गैमेट बनते हैं। गैमेट बनने को गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं। और जब ये आपस में क्रॉस करते हैं क्या बनता है, कैपिटल टी स्मॉल टी। यस, टॉल और ड्रॉप को जब हम क्रॉस कराते हैं तो पहली जनरेशन जो मिलती है वो F1 जनरेशन कहलाती है, और F1 जनरेशन को हम हाइब्रिड भी बोलते हैं। यस, और उसमें जो लक्षण अपने आप को जो एक्सप्रेस करता है टॉल और ड्रॉप में से, वो होता है टॉल, ठीक है। फिर ये जो F1 जनरेशन हुई है, यस, इसको हम आगे F1 जनरेशन को क्या कराते हैं, इन्हीं के बीच में नहीं है, यस टी स्मॉल टी है, इन्हीं के बीच में आपस में नहीं क्रॉस करवाते हैं। तो क्या होना, देखिए बेटाओ, देखिए यस जो F1 में मिला था हमें रिजल्ट, यस टॉल और ये ड्राफ होमोजाइगस है, ठीक है। यस, ये भी होमोजाइगस है, टी स्मॉल टी मिला। यस, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, टी स्मॉल टी जो है हेटेरोजाइगस है। इनके बीच में जब हम क्रॉस कराते हैं बेटाओ, यस, इनके बीच में हमें जब हम क्रॉस कराते हैं
टी स्मॉल टी और टी स्मॉल टी, तो हमें क्या प्राप्त होता है बेटाओ, एक तो ये कैपिटल टी वाला, एक कैपिटल टी स्मॉल टी और एक कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है, एक स्मॉल टी। तो यहाँ देखते हैं 3:1, 3 जो प्लांट है वो तो हमें टॉल प्राप्त होते हैं और 1 प्लांट जो होता है वो हमें ड्रॉप प्लांट प्राप्त होता है, ठीक है। ये मेंडल का मोनोहाइब्रिड क्रॉस है। यस, आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक्सप्लेन द ऑक्सीडेशन रिडक्शन विद एग्जाम्पल। यस, और साथ में जो रिएक्शन है उसको बैलेंस करना है। देखिए, ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है, ए रिएक्शन इन विच एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, मतलब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का कंबाइन होना इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए कॉपर को ऑक्सीजन से रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनता है, कॉपर का ऑक्साइड बनता है, ये कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। कार्बन को जब हम बर्न करते हैं ऑक्सीजन से रिएक्ट कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। हम यहाँ दोनों ही एग्जाम्पल में देख रहे हैं कि ऑक्सीजन इनमें कंबाइन हो रहा है, इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सीधी सी बात है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एनी सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। यस, अगली जो थी रिएक्शन, ठीक है, इसमें इसको बैलेंस करना है बेटाओ। बैलेंस करने के लिए ये बैलेंस क्या हुआ है, ठीक है, 2NH3 3CO फिर 3Cu प्लस N2 प्लस 3H2, ठीक है। इसका अथवा जो है वो एक बार देखते हैं। उसमें पूछा गया है कि रिडक्शन क्या चीज़ है, ठीक है। यस, और एक रिएक्शन दी गई है उसको हमें बैलेंस करना है। रिडक्शन का मतलब है ऐसी रिएक्शंस जिनमें सब्सटेंस में क्या होता है, हाइड्रोजन यदि ऐड हो रहा है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड द रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। ए रिएक्शन इन विच ए सब्सटेंस गेन हाइड्रोजन अथवा लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड द रिडक्शन रिएक्शन। देखिए यहाँ पर बेटाओ, यस, यहाँ CuO कॉपर का ऑक्साइड दे रखा है, हाइड्रोजन क्या हो रहा है इसमें कंबाइन हो रहा है, क्या बन रहा है, यस, कॉपर ऑफ से मिल रहा है हाइड्रोजन, तो क्या निकल रहा है H2O। ये एक प्रकार का रिडक्शन रिएक्शन है। इसी प्रकार जिंक ऑक्साइड की अभिक्रिया हम कार्बन से कराते हैं तो कार्बन ऑक्सीजन को यहाँ से कंबाइन करके कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है। तो यहाँ दोनों जगह देखिए आप, यहाँ ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ता है तो ऑक्सीडेशन, बट ऑक्सीजन रिमूव होता है इज कॉल्ड द रिडक्शन, या हाइड्रोजन कंबाइन हो रहा है तब भी रिडक्शन है, ठीक है। और यहाँ क्या हो रहा है बेटाओ, ये कार्बन जब ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है तो यहाँ से ZNO से ऑक्सीजन की क्या हो रही है, ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव हो रहा है, तो ऐसे रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन रिएक्शन कहा जाता है, ठीक है। यस, आगे देखते हैं। ये रिएक्शन थी जो बैलेंस के लिए दिया गया था, NaOH प्लस H2SO4 Na2SO4 और H2O। तो यहाँ 2 NaOH लिखना है और H2O के आगे भी हमें क्या लगाना है, 2 H2O लगाना है। यस, तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर। तो आपको सबसे पहले इसमें इलेक्ट्रिक मोटर का प्रिंसिपल बताना है, उसके बाद एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर बाय ड्राइंग इट्स लेवल डायग्राम। तो दो चीज़ें हमें क्लियर करनी है कि एक तो हमें इलेक्ट्रिक मोटर का प्रिंसिपल बताना है और दूसरा इसका बेल लेवल डायग्राम बताना है। तो बेल लेवल डायग्राम तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, पर प्रिंसिपल के बारे में बात करते हैं। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासेज थ्रू ए कंडक्टर प्लेस बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, इट एक्सपीरियंसेस फोर्स। एक एक्सपीरियंस को क्या कर, फोर्स को क्या करता है बेटा, एक्सपीरियंस करता है। और इस एक्सपीरियंस फोर्स के एक्सपीरियंस की वजह से ये जो कॉइल है बेटा वो कंटिन्यूस क्या करती है, रोटेट करती है। ओके माय डियर, तो प्रिंसिपल से क्लियर हो गया कि अब इसकी वर्किंग में अगर हम जाएं तो बेटा वर्किंग से पहले हमें इसके कंपोनेंट पता होना चाहिए, ठीक है बेटा। तो कंपोनेंट में हमें पता है कि इसमें कम्यूटेटर का मेन रोल होता है। जब इलेक्ट्रिक करंट पास की जाती है कॉइल में तो बेटा जो इसका फोर्स अप्लाई होगा, ठीक है, मोटर की कॉइल पर, है ना, उसको हम फाइंड करेंगे किससे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से, जिसकी वजह से वो रोटेट करेगी, ठीक है बेटा। तो मैकेनिज्म इसका थोड़ा सा लेंदी है जिसका मैंने आपको यहां पर दे दिया है। अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन है कि अपन को लेफ्ट हैंड रूल को क्या करना है बेटा, डिफाइन करना है, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, अगर हम हमारी 4 फिंगर, मिडिल फिंगर और थंब को एक दूसरे के परपेंडिकुलर स्ट्रेच करें, ओके माय डियर, किस किस को, मिडिल फिंगर, 4 फिंगर और थंब, तीनों को एक दूसरे के परपेंडिकुलर स्ट्रेच करें, तो माय डियर जो मिडिल फिंगर होगी वो किसको डिनोट करेगी बेटा, इलेक्ट्रिक करंट को, ठीक है। और जो आपकी 4 फिंगर है, मिडिल तो ये बता दिया, 4 फिंगर करेगी आपके बेटा मैग्नेटिक फील्ड को, और जो थंब होगा वो उस पर अप्लाई होने वाले फोर्स को रिप्लाई करेगा, ठीक है बेटा। तो यहां तक हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ।
आगे ये डायग्राम है जो इस चीज को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो यहां तक इतनी इसकी पूरी वर्किंग है। जो मेन पॉइंट्स थे बेटा वो मेन पॉइंट्स मैंने आपको यहां पर बता दिए हैं। आगे हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, ये दीजिए साहब। फर्स्ट क्वेश्चन है राइट एन एग्जाम्पल ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। तो रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं माय डियर इनवॉल्यूंटरी सडन होने वाले जो एक्शन होते हैं वो क्या कहलाते हैं आपके रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, जैसे आपको कोई टेस्टी फूड दिखाई दिया तो सलाइवा क्या होने लगती है, माउथ से सीक्रेट होने लगती है। तो ये इस रिफ्लेक्शन एक्शन का एग्जाम्पल है। सेकेंड है व्हाई रिफ्लेक्स आर्क हैव इवोल्व्ड इन एनिमल, है ना। तो इसके आंसर हम यहां पर देखें एक एक करके जो है कि नोट करते हैं। सेकेंड का ये रहा, देखिए reflex arc have evolved in animal because the thinking process of the brain is not fast enough। जो ब्रेन की थिंकिंग प्रोसेस होती है वो इतनी अच्छी नहीं होती है, इतनी फास्ट नहीं होती है। ठीक है, in fact many animals have very little और none of the complex neuron network needed for thinking। उनके को जो एनिमल्स होते हैं, स्मॉल एनिमल होते हैं, उनमें सोचने के लिए उनका नेटवर्क सिस्टम होता है जो कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है, सिंपल होता है। सो इट क्वाइट लाइकली दैट रिफ्लेक्स आर हैव evolved, इसीलिए वहां पर रिफ्लेक्स आर्क का क्या हुआ है, इवोल्व हुआ है एज एफिशिएंट वे ऑफ फंक्शनिंग इन द एब्सेंस ऑफ ट्रू थॉट प्रोसेस। हाउएवर एवन आफ्टर कॉम्प्लेक्स न्यूरॉन नेटवर्क हैव कम इनटू एग्जिस्टेंस। तो ये आपका आंसर हुआ। ये यहां पर जो डायग्राम बनाया गया है ये रिफ्लेक्स किसका बताया बेटा, आर्क का। अब इसमें आपको पता है सेंसरी नर्व है, मोटर नर्व है जो मैसेज को लेकर जाती है स्पाइनल कॉर्ड तक और वापस लेकर के आती है। सेंसरी और मोटर बीच में रिले है बेटा, ये इसका डायग्राम हो चुका है। ओके माय डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका राइट द नेम ऑफ हार्मोन सीक्रेटेड बाय ओवरी। तो ओवरी के द्वारा दो हार्मोन सीक्रेटेड किया जाते हैं, फर्स्ट नंबर एस्ट्रोजन, सेकंड नंबर पर प्रोजेस्टेरोन। ओके माय डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन ओवरीज मेक टू फीमेल सेक्स हार्मोन कॉल्ड एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है write the function of any two endocrine gland। फर्स्ट फंक्शन पैंक्रियाज, द फंक्शन ऑफ इंसुलिन हार्मोन इज टू लोअर द ब्लड शुगर लेवल। जो इन पैंक्रियाज के द्वारा हार्मोन सीक्रेट किया जाता है इंसुलिन, वो ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करने का काम करता है। नेक्स्ट है एड्रिनल ग्लैंड, द एड्रिनल ग्लैंड सीक्रेट द एड्रेनालिन हार्मोन। ओके माय डियर, द फंक्शन ऑफ एड्रेनालिन हार्मोन इज टू रेगुलेटेड हार्ट रेट, ब्रीथिंग रेट एंड ब्लड प्रेशर एंड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। ओके माय डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ड्रॉ ए लेवल डायग्राम ऑफ पोजीशन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड इन फीमेल ह्यूमन बीइंग। माय डियर, यहां पर जो दिया गया है वो फीमेल का दिया गया है, नोटिस करने वाली बात है। दैट मींस सारी एंडोक्राइन ग्लैंड सेम होगी, बट माय डियर ओवेरी पर फोकस करना है। यहां पर टेस्टिस की जगह क्या यूज होगा, ओवेरी। तो आप देखिए ये सारी एंडोक्राइन आपकी ग्लैंड्स हैं इन ब्रेन, पिनियल, पिट्यूटरी एंड हाइपोथैलेमस, द बोथ साइड ऑफ ट्रेकिया, थायराइड एंड पैराथायराइड, थाइमस एंड पेनक्रियास और ओवरी, क्योंकि यहां पर फीमेल का लेना है। ओके माय डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग। इनको आपको फॉलोइंग करना है बेटा। जिप्सम, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ जिप्सम? तो यस माय डियर, एक मिनट, जिप्सम का होगा CaSO4 2H2O। ओके माय डियर, ब्लीचिंग पाउडर हो जाएगा आपका CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, बेकिंग सोडा होगा NaSCO3 और प्लास्टर ऑफ पेरिस होगा CaSO4.5H2O। दैट मींस आप जब मैंने हेमीहाइड्रेट ऑफ कैल्शियम सल्फेट इज नोन एज POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज माय डियर, ओके यस, अगला क्वेश्चन है व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पासेस थ्रू द सॉल्यूशन ऑफ कॉमन साल्ट देन टू गैसेस X and Y आर लिबरेटेड along with sodium hydroxide। गैस X once with pop up sound and GY is useful for disinfecting water। What will be the gases X and Y? Write their names। तो माय डियर इसको केमिकल रिएक्शन है, बहुत ही सिंपल केमिकल रिएक्शन है। देखो आपको ब्राइन से जो है कि कॉमन साल्ट का जो सॉल्यूशन है वो ब्राइन है, तो यहां पर ब्राइन के सॉल्यूशन में हम इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो प्रोडक्ट के रूप में सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस बनेगी बेटा। हाइड्रोजन कैथोड पर होगी, क्लोरीन आपकी एनोड पर होगी। ओके माय डियर, तो यहां पर ये दोनों गैसों के X के Y के रूप में हमें देना है। अब इसमें से जो क्लोरीन गैस है उसको यूज किया जाएगा डिसइंफेक्टिंग वाटर, पानी को जर्म लेस करने के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है माय डियर, आगे चलिए। अगला क्वेश्चन हमारा है नेम ऑफ सब्सटेंस। यहां पर हमें सब्सटेंस के नाम दे रखे हैं, उनकी पीएच वैल्यू दे रखी है। लेमन जूस 2.2, विनेगर 3.76, गैस्ट्रिक जूस 1.2, टोमेटो जूस 4.5। ओके माय डियर, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइट डिसेंडिंग ऑर्डर द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ऑफ द सब्सटेंस ऑन द बेसिस ऑफ अवर टेबल। इस टेबल के बेस पर हमें हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन बताना है। तो बेटा हम सब जानते हैं कि अगर पीएच की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो हाइड्रोजन कंसंट्रेशन उसमें इंक्रीज हो रही है, तो हम इजीली इसको क्या है आप बता सकते हैं इसके ऑर्डर को। नेक्स्ट लेके चलते हैं, व्हेन ए सोडियम कंपाउंड X react with dilute hydrochloric
than salt under the gas Y is obtained. Compound X is used to make bread soft and spongy. G, Y turn lime water milky. White precipitate. Write the name of compound X and Y. तो बेटा सीधा सा क्वेश्चन वहीं से क्लियर हो रहा है. When a sodium compound X react with dilute हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ सोडियम कंपाउंड क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से हमें कौन सी गैस बन रही है, वाई गैस बन रही है. इज ऑब्टेन कंपाउंड एक्स इज यूज्ड टू मेक ब्रेड सॉफ्ट. अब ब्रेड को सॉफ्ट बनाने के लिए किसका यूज किया जाता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का, दैट मींस बेकिंग सोडा का. ठीक है, अब वाई गैस कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी. तो मैं आपको क्लियर ही कर देता हूं, देखिए सीधे से इसकी इक्वेशन बना लेते हैं अपन. अगर हम लेते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट NaSCO3 प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड हम यूज करेंगे, तो इस प्रोडक्ट नाउ Na2 यहां पर जो NaCl बनेगा, है ना, ये मेटल बाइकार्बोनेट की किसके साथ रिएक्शन है, एसिड के साथ रिएक्शन है. तो जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा बेटा वो सॉल्ट सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा बेटा. अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसको पास करवाना है आपको किस में से बेटा, किस में से पास करवाना है, वाटर मिल्क, मतलब टंस लाइम वाटर मिल्की. तो इसका मतलब हम इजीली बता सकते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लैग लाइम के वाटर में सॉल्यूशन में हम इसको पास करेंगे. CaOH का होल टाइज प्लस CO2 क्या बनेगा, CaCO3 प्लस H2O, जिसकी वजह से उसका जो वाटर है वो कैसा हो जाता है बेटा, मिल्की हो जाता है कैल्शियम कार्बोनेट बनने की वजह. नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, राइट द डेफिनेशन ऑफ प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कॉनवेव मिरर एज ऑब्जेक्ट ऑफ 4.50 सेंटीमीटर इन प्लेस एट 18 सेंटीमीटर फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 2.0 सेंटीमीटर. एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड ए स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन ए शार्प इमेज. फाइंड द नेचर एंड द साइज ऑफ द इमेज. ड्रॉ ए रे डायग्राम फॉर द इमेज फॉर्मेशन व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन प्रिंसिपल फोकस F एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर C फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर. तो माय डियर हम अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन जो सारी वैल्यूज हैं जो है कि हम क्या कर लेते हैं बेटा, पुट कर लेते हैं. तो ये तो आपका कॉनकेव मिरर से रे डायग्राम हो गया. जब ऑब्जेक्ट आपका है बिटवीन C एंड F, तो ऑब्जेक्ट जो इमेज बनेगा माय डियर वो रियल होगा, इन्वर्टेड होगा और बियॉन्ड द C होगा. ओके माय डियर, नाउ जो वैल्यूज हमें दे रखी हैं वो वैल्यूज रखी हैं. ऑब्जेक्ट हाइट दे रखा है 4 सेमी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें दे रखी है U इज इक्वल टू माइनस नेगेटिव में लेंगे क्योंकि ऑलवेज ही हम लेफ्ट साइड रखते हैं, है ना. फोकल लेंथ हमें दे रखी है 12 सेमी, इमेज डिस्टेंस भी फाइंड करना है और इसका मैग्निफिकेशन फाइंड करना है और जो है कि आपको इसका निकाल देना. तो बहुत सिंपल सा प्रोसेस है बेटा, हमें वैल्यू पता होना चाहिए क्या क्या चीजें दे रखी हैं, क्या क्या चीजें हमें फाइंड करनी है. तो जरा देखिए ये रखा है, ठीक है साहब. तो H दे रखा है हमें 4 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U इज इक्वल टू माइनस 18 सेंटीमीटर अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन. नेगेटिव आएगा माय डियर, ठीक है. फोकल लेंथ जो हमें दे रखी है वो भी नेगेटिव होगी, -12 सेंटीमीटर, ठीक है. तो सबसे पहले तो हमें इमेज डिस्टेंस फाइंड करनी है. तो वाई द मिरर फॉर्मूला 1/b प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f माई डियर. ओके, अब हमें 1/v करना है तो इसको ट्रांसपोज करेंगे 1/f माइनस 1/u हो जाएगा बेटा, ठीक है. तो अब वैल्यू पुटअप करनी है. नाउ पुट दिस वैल्यू 1/v इज इक्वल टू 1/f की वैल्यू क्या हो रही है बेटा, देखो f की वैल्यू क्या दी गई हमें -12. ओके, -12 माइनस 1/u की वैल्यू कितनी दे रखी है, -18. ओके माय डियर, तो अब यहां पर जो इनका एलसीएम आने वाला है इसको माइनस एक पॉइंट आगे और बढ़ा देते हैं, माइनस को प्लस कर लेते हैं इसको आगे, ठीक है बेटा. तो माइनस से प्लस हो जाएगा, जगह इधर आ जाएगी. चलो इधर की तरफ आ जाइए बेटा. 1/-12 प्लस 1/18. ओके माय डियर, एलसीएम आएगा 36, 12 -3 प्लस 8 to 2. तो 1/v की जो वैल्यू है हमारे पास 1/v इज इक्वल टू हो जाएगा -1 डिवाइडेड बाई 36. तो v की वैल्यू हो जाएगी माय डियर -36 सेंटीमीटर. तो जो आपको वो स्क्रीन रखनी है, वो पर्दा जो रखना है वो -36 सेंटीमीटर पर, मतलब फ्रंट ऑफ द मिरर रखना है माय डियर, फ्रंट ऑफ द मिरर रखना है. नेक्स्ट, अब वो क्या पूछ रहा है हमसे, मैग्निफिकेशन. तो मैग्निफिकेशन से पहले हम हाइट फाइंड करेंगे बेटा, कि हाइट फाइंड कैसे करेंगे सर. तो वैल्यू बताया है अपन को, फॉर्मूला क्या होता है, h डैश अपॉन s डिवाइडेड बाई -v अपॉन u. तो माय डियर अब अगला क्या होगा, s डैश फाइंड करना है. तो s डैश इज इक्वल टू -v मल्टीप्लाई s डिवाइडेड बाई u. -v की वैल्यू क्या है हमारे पास, -v देखो इधर था, तो माइनस तो ऑलरेडी उसमें है, तो माइनस तो ये रहा -36 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई h कितना है भाई साहब, 4 सेंटीमीटर, ठीक है. ये अपन ने इसको कर दिया और डिवाइडेड बाय u कितना है हमारे पास, देखो u की वैल्यू हमें दे रखी है
-18 सेंटीमीटर। ओके, तो ये माइनस माइनस प्लस 18 दूना 36, 2 हो गए, 4 दूना 8, तो -8 सेंटीमीटर इसकी एच आ गई साहब, हाइट आ गई -8 सेंटीमीटर। ओके माय डियर, अब तो मैग्निफिकेशन बहुत आसानी से निकाला जा सकता है। m = -v/u, तो m = -v की वैल्यू -v, अभी अपन ने बताया था बेटा, v आपको पता है माइनस अपनी जगह पर है और ये तो फॉर्मूले में है, और v की वैल्यू हमारे पास है -36। ओके, डिवाइडेड बाई u, u क्या है हमारे पास, u की वैल्यू देखो, आपको u की वैल्यू यहां रखी हुई है -18। ओके, तो डिवाइड करोगे 18 दूना 36, माइनस का 2 मैग्निफिकेशन होगा, रियल इन्वर्टेड इमेज होगी। ओके माय डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है वो भी देख लीजिए। ओहो, पावर ऑफ लेंस, हाँ ना, डिफाइन करनी है आप। पावर ऑफ लेंस आप सीधे से कहते हैं, पावर ऑफ लेंस को हम बहुत इजी डिफाइन कर सकते हैं, द कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग कैपेसिटी ऑफ द लेंस, या हम ये कह सकते हैं पावर ऑफ लेंस इज एबिलिटी टू कन्वर्ज और डाइवर्ज द लाइट रे फॉलिंग ऑन इट, मतलब रे ऑफ लाइट को कन्वर्ज या डाइवर्ज करने की कैपेसिटी जो होती है। या हम इसको एक रिलेशन और दे सकते हैं, द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इज नोन एज पावर ऑफ लेंस। ओके माय डियर, तो यहां पर ये दे दिया, और ये जो लास्ट आपका डायग्राम है वो आपका कॉनकेव जो लेंस है उससे किसी भी एक पोजीशन का डायग्राम हमसे पूछा था। यस, किसी भी एक पोजीशन का, तो हम जानते हैं दे आर टू कंडीशन, वाई द कॉनकेव लेंस इमेज फॉर्मेशन की 2 ही कंडीशंस होती हैं। फर्स्ट, व्हेन द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इनफिनिटी, एंड द सेकंड इज द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इनफिनिटी एंड ऑप्टिक सेंटर। तो माय डियर, यहां पर मैंने जो लिया है वो आपने लिया है इनफाइनिटी पे, जब ऑब्जेक्ट ऑफ इनफाइनिटी पे, तो आप देख रहे हो जो इमेज बनेगी वो आपकी बनेगी फोकस पर बनेगी। तो इस तरह से ये आपका सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ माय डियर, है ना। इसमें कई आंसर जो हैं वो आपके साथ के हैं, मतलब इनमें कुछ थोड़ा बहुत आपकी अपनी तरफ से भी ऐड करोगे तो उसमें कोई डाउट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आपने अगर ऐसा पेपर किया तो बहुत अच्छे, बेस्ट ऑफ लक माय डियर स्टूडेंट। ओके, यस माय डियर, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा हमारे डीएस साइंस एकेडमी के बच्चों का। हमने बच्चों के साथ जो है कि बातचीत की, जब एग्जाम सेंटर से बच्चे जो छूटे थे उनके सबके रेस्पॉन्स वाकई में काबिले तारीफ थे। उन्होंने कहा सर 100 ऑफ मार्क्स हम अटेन कर रहे हैं, मतलब 100 में से 100 नंबर अटेन कर रहे हैं। और ये चीज पारिक जी, ये जो संभव हो पाया है ये आप लोगों की कड़ी मेहनत की वजह से हो पाया है श्रीमान। और जो आपने टेस्ट कंडक्ट करवाए थे माय डियर, उसमें से कितना मैटर जो है कि मैच किया, कितना मैटर मिला, काफी सारे क्वेश्चन जो मैच किए हैं। अधिकतर क्वेश्चन ही वहीं से यस 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 चुके थे वो सब आए हुए हैं। ठीक है, बहुत अच्छा रहा, अच्छा बेहतरीन प्रदर्शन। मैं तो कहता हूं बच्चों ने जो मेहनत की उसका परिणाम हम जैसे टीचरों को मिला है, तो हम तो अपने आप में गदगद हो गए, कहने की बात है, बहुत प्रसन्नता वाली बात है ना बेटा। ओके, अब आपका सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुका है। लेट्स बाय। ओके, थैंक्स।